हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक सोंदिया और आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और आपकी जो तैयारी होगी अभी जीपेट और नाइपर को लेके वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और उम्मीद करता हूँ कि समय इस बार आपके पास थोड़ा कम है, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम थोड़ा जीपेट का जल्दी हो रहा है। लेकिन आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आई होप आप इसमें अपना अच्छे से 100% दे पाएंगे। और हम इसी के साथ में शुरू करते हैं आज कुछ हमारे जरूरी एमसीक्यूज की एक सीरीज, जो कि हमारे जनरल फार्माकोलॉजी के कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे एमसीक्यूज है जो कि प्रीवियस ईयर्स की एग्जाम्स में आए हुए हैं। और ये काफ़ी अपने आप में एक महत्व रखते हैं, क्योंकि ये वही है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें जो है बहुत ही बेसिक से क्लियर करते चलूंगा। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जिसके बाद में जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है, मुझे लगता है कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं और खासकर हिंदी मीडियम के, उनको काफ़ी दिक्कतें आती है इन चीज़ों में। तो मैं हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। और जैसे कि मैं करेक्ट आंसर तो आपको बताऊंगा, इसे साथ में जो चार ऑप्शन रहेंगे उनको भी मैं आपको अच्छे से बताने का 100% प्रयास करूंगा। और एक्सप्लेनेशन तो इसलिए रखा है ताकि आप लिख सको, या फिर आप अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले इन चीज़ों को पढ़ा होगा, इसलिए आपका अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये चीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट मस्केरिनिक एगोनिस्ट यूज्ड इन ग्लोकोमा इज। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा डायरेक्ट मस्केरिनिक एगोनिस्ट है जो कि ग्लोकोमा में यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोकोमा क्या होता है। ग्लोकोमा एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमारी आंख से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंख में पानी होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। जब उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है तो उसको ड्रेनेज नहीं मिल पाता। तो जब वो निकल नहीं पाता है सही से, तो अपनी आंख में जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके कारण आंख फूल जाती है। आंख ऐसे बाहर निकल आएगी, तो उसी कंडीशन को जो है ग्लूकोमा कहा जाता है। और इसी को जो है हम जब ये आंख फूल जाती है तो इसी को एक टर्मिनोलॉजी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि माइड्रेटिक एक्शन क्या होती है। तो माइड्रेटिक जो होता है वो इसी को ही बोलते हैं जब आंख फूल जाती है। और मोतियाबिंद आपने सुना होगा, तो मोतियाबिंद भी इसे ही कहा जाता है। ग्लूकोमा को हिंदी में मोतियाबिंद कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल भी। तो इसमें चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। और इसमें दिया जैसा आप देख ही सकते हो कि करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए है, पिलोकार्पिन। तो मैं आपको बता दूं कि पिलोकार्पिन जो है हमारा ये डायरेक्ट मस्करिनिक एगोनिस्ट है। और पिलोकार्पिन हमारा एक इमिडाजोल अल्कलॉइड डेरिवेटिव ड्रग है जो कि हमारा कोग्नोसी से आया है। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है पिलोकार्पस जेबोरेंडी, और फैमिली होती है रोजाटियासी। और जिसके बाद में जो पिलोकार्पिन है, इसका आप याद रखिएगा कि इसका एक बहुत ही फेमस यूज है। इसको हम एस जोगरन सिंड्रोम में यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एस जोगरन सिंड्रोम जो है बेसिकली जब जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जब उनको थेरेपी दी जाती है, जो मोस्टली रेडियोथेरेपी दी जाती है, आपने देखा होगा। तो उस कंडीशन में क्या है कि सेलेवरी ग्लैंड जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो उसे ही एक तरीके से एस जोगरन सिंड्रोम कहा जाता है। फिर एक और टर्मिनोलॉजी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहा जाता है जीरोस्टोमिया। और ये जो कुछ जरूरी चीजें थी जो पिलोकार्पिन से लेके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपको बताई है। और हम एक और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा। जैसे हमारा करेक्ट ऑप्शन तो हो गया ए, लेकिन अगर वो पूछ ले, अगर बेथेनेकोल के बारे में पूछ ले, देखो क्वेश्चन जो है कहीं से भी बन सकता है। ये तो वो जरूरी क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि ये इन्हें वापस से रिपीट किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको चारों ऑप्शन अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आपका भी एक तरीके से रिमाइंड हो जाए। और जो बेथेनेकोल है, तो मैं बता दूं कि जो हमारा बेथेनेकोल है ये भी हमारा डायरेक्ट जो है मस्करिनिक एगोनिस्ट है। लेकिन ये दूसरे रिसेप्टर पे एक्ट करता है। ये बेथेनेकोल जो है हमारा M3 पे एक्ट करता है। और ये हमारा जो M3 रिसेप्टर होता है, M3 मस्करिनिक रिसेप्टर, ये हमारा यूरिनरी सिस्टम पे या फिर उसके आसपास पाया जाता है। तो जो हमारा बेथेनेकोल है,
ये क्या करवाता है, ये कॉन्ट्रिक्शन करवाता है, जिसके कारण जो है यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें आप इतना ही याद रखिए। और जो न्यू स्टिग्माइन है, तो मैं आपको न्यू स्टिग्माइन का बता दूं कि ये भी हमारा जो है, ये हमारा एक कोलिनर्जिक ड्रग है, जो कि हमारा रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्टरेस इनहिबिटर है, जो कि एक तरीके से लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। और इसका एक काफी फेमस यूज है कि जब हमें सांप काट लेता है, कोबरा सांप, तो जब कोबरा की बाइट होती है तो न्यू स्टिग्माइन के साथ में हम एट्रोपिन देते हैं। तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हो जो एट्रोपिन है। और एट्रोपिन जो है मोस्ट ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। तो नियोस्टिग्माइन और एट्रोपिन दोनों को कोबरा बाइट में देते हैं। और अगर पूछे कि एट्रोपिन क्या है, तो हम ऑप्शन डी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो एट्रोपिन है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। और ये जो है, ये इसका काफी ज्यादा यूज है, और ये इमरजेंसी मेडिसिन में भी आता है, और ये काफी जरूरी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इसके बारे में अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं, एट्रोपिन के बारे में। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन वन जो है वो कंप्लीट होता है। और हम आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो पिलोकार्पिन कोस मियोसिस एंड इम्प्रूव एक्वस उमर। तो एक्वस उमर एंड आउटफ्लो। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो पिलोकार्पिन है वो मियोसिस कोस करेगा। मियोसिस क्या है, जो आंख है हमारी, वो एक तरीके से जो है वो डायलेट हो रही, तो उसको क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसे ही मियोसिस कहा जाता है। एंड इम्प्रूव एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। तो जो एक्वस ह्यूमर हमारी आंख में रेगुलरली प्रोड्यूस हो रहा था, उसको जो है निकलने की जगह मिल जाएगी। और जो वो निकलता है, जिस रूट से वो आंख से निकलता है, ये मेडिसिन जब मियोसिस हो जाती है उसके बाद में जिस रूट से निकलता है, तो उसे जो निकलने को भी एक नाम दिया गया है, तो उसे बोलते हैं यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो। तो जो यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो है, वो जब एक्वस ह्यूमर निकलता है आफ्टर द गिविंग द ट्रीटमेंट, तो वे यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो रूट से जाता है। तो आप याद रखिएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रग दैट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होते हैं। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, हमारे ब्रेन की एक सेलेक्टिव एक लेयर होती है, जो कि कुछ ही ड्रग को अलाउ करती है। तो ये जो है, ये मोस्टली जो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होते हैं, जो लिपोफिलिक नेचर के होते हैं, तो वो ही इनको क्रॉस कर पाते हैं। बाकी जो हाइड्रोफिलिक नेचर के ड्रग होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते। और जो कुछ ड्रग होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट जो है लेस देन 400 डेल्टन से कम होता है, वो भी कभी कभी इनको क्रॉस कर देते। बाकी जो मोस्टली जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं वो इनको क्रॉस कर पाते। तो और जैसे कि कुछ ड्रग होते हैं जो कि जो सीएनएस एक्टिंग होते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हुए या फिर एल्कोहल हुई, तो एल्कोहल भी है, वो भी इसे क्रॉस कर जाती है, जिसके कारण ही हमें नशा वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। और तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारा करेक्ट आंसर सी है। तो जो ग्लाइकोपाइरोलेट है, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये लिपिड सोल्यूबल नहीं है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और जो बाकी के तीनों ऑप्शन है, ए बी और डी, तो ये लिपिड सोल्यूबल है। तो क्वेश्चन ही वही है ना कि ड्रग दैट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो एक ड्रग होगा जो नहीं कर पाएगा, बाकी तीन है वो कर पाएंगे। तो जो एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन और जो फाइसोस्टिग्माइन है, तो ये तीनों जो है ये लिपिड सोल्यूबल है और ये इजिली क्रॉस कर पाएंगे। और एट्रोपिन का हम अभी जो ऑप्शन ए है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी नीचे डिस्कस करने वाले हैं, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ऑप्शन बी जो है स्कोपोलामाइन, तो मैं आपको बता दूं कि स्कोपोलामाइन का एक और दूसरा नाम है जो कि बहुत फेमस है। और स्कोपोलामाइन का दूसरा नाम है हायोसिन। और ये जो है हम इसे मोशन सिकनेस में यूज करते हैं। तो मोशन सिकनेस क्या होती है, तो बेसिकली एक कंडीशन होती है जब हम ट्रेवल करते कहीं भी बाहर जाते, तो आपने देखा होगा कि जी मचलाता है, उल्टियाँ आती है। तो ये कब होता है, जब कहीं भी कार में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, तो आपने देखा होगा ऐसा ऐसा कंडीशन आपने जरूर देखी होगी। तो उसी कंडीशन को जो है मोशन सिकनेस आता है। तो जब आदमी मोशन में होता है, तब उसे सिकनेस उसके अंदर पैदा होती है, जिसके कारण उसे उल्टियाँ आती है, जी मचलाना, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसे ही मोशन सिकनेस कहा जाता है। और अगर इसमें से एक और बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि जो हायोसिन है, हायोसिन का ही दूसरा नाम स्कोपोलामाइन है। और ये एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी के ड्रग है, एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन।
और ये पूछे, ये सिंथेटिक है। नहीं सॉरी, ये नेचुरल ऑब्टेनिंग ड्रग है। तो हायोसिन का भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा कि जो हमारा हायोसिन है, ये भी हमारा जो है कोग्नोसी का ही ड्रग है। तो मैं बता रहा था आपको कि जो हायोसिन है, इसका लियो आइसोमर जो है, एल आइसोमर हायोसिन का, वो मोस्ट एक्टिव होता है। और आप इसमें इतना ही याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो यही से है। और जो सी के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो ग्लाइकोपाइरुलेट जो है ये क्वाटरनरी अमोनियम ड्रग होते हैं। तो जो क्वाटरनरी अमोनियम ड्रग होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल नहीं होते। और ऑप्शन जो डी है हमारा, फाइसोस्टिगमाइन, तो ये हमारा रिवर्सिबल एन एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेस इनिबिटर होता है। तो एसिटाइल कोलिनेस्टेस क्या है? तो बेसिकली एक एंजाइम होता है जो कि हमारी ब्लड में पाया जाता है, जो कि एसिटाइल कोलिन को जो है उसको तोड़ता है, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन जो है जितनी मात्रा में रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना रहता है उतना बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, तो जो इफेक्ट है जो आना है वो नहीं आ पाएगा। तो मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा कि जो एसिटाइल कोलिन जब उसके रिसेप्टर से बाइंड होता है तो जो एगोनिस्टिक जो एक्शंस आती है वो क्या क्या होती है, तो हम उसके बारे में भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि मस्केरिनिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक स्लोविंग। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा मस्केरिनिक रिसेप्टर है जो कि हार्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए जिम्मेदार है। रेस्पॉन्सिबल का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है। तो देखो, मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट आंसर सब इसलिए बता रहा था कि अगर आप लिखना चाहे, या फिर ये तो वो क्वेश्चन है जो कि बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन मैं आपको चारों ऑप्शन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है और आपके कॉन्सेप्ट भी उससे क्लियर होंगे, और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मैं आपको अदर चीज़ें भी बताता जा रहा हूँ साथ में, ताकि अगर आप वीडियो पे अगर अपना समय दे तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सीख के जाए कि आपको जीवन में कहीं ना कहीं वो काम आए, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। और मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको छोटी से छोटी चीज़ जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल मैं क्लियर करूँ। तो आप निश्चित रहिएगा और बने रहिए मेरे साथ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मस्केरिनिक रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक स्लोविंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि करेक्ट आंसर तो आप देख सकते हो कि बी, M2। इसका मतलब क्या है कि M2 जो है ये हमारा मस्केरिनिक रिसेप्टर है। ठीक है। अब जो कार्डियक स्लोविंग तभी कर पाएगा ना जब वो रिसेप्टर होगा, तो इसका मतलब क्या है कि M2 जो है हमारा वो हार्ट पे है। ठीक है। तो जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होगा तो हार्ट की जो एक्टिविटी वो स्लो हो जाएगी। लेकिन जो M1 है, सॉरी, मैं आपको M2 के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। कि जैसे कि हमारा M2 है ये हार्ट पे तो रहता है, लेकिन इसके जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट और सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते। तो मैं आपको इसके सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बताना चाहता हूँ। अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो आप लिख सकते हैं, फिर सुन भी सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और इसका जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट होता है वो होता है मेथाकोलिन। और ये जो है ये बेसिकली जब रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो ये जो है GI नोट पाथवे को फॉलो करके ही बाइंड होता है, और साइक्लिक MP का लेवल जो है डिक्रीज करके पोटेशियम चैनल को ओपन करता है। और इसके जो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट है वो है मेथोक्ट्रामाइन और ट्राइपिट्रामाइन। और इनके जो एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक जो एक्शन है वो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। और जो M3 है, तो M3 जो हमारा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है M3, ये बेसिकली हमारा जो है ये हमारे जो विसरल स्मूथ मसल्स होते हैं, तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं बेसिकली उन पे ही ये रहता है, और उन्हीं पे अपनी एक्शन शो करता है। तो बेसिकली स्मूथ मसल्स में क्या क्या आते हैं हमारे, तो जैसे कि हमारे लंग्स हुए, या फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स हुई, तो ये सभी जो है स्मूथ मसल्स की बनी होती है। या फिर हमारी आंख हुई, या फिर हमारा जो है
यूरिनरी सिस्टम्स हुआ, तो कहीं ना कहीं इन सभी में जो है स्मूथ मसल्स का ही रोल रहता है। और यहीं पे जो है M3 का पाया जाना माना गया है। और इसका जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है M3 का, वो है हमारा बेथा कोलिन। और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बेथानेकोल जो है वो M3 का एगोनिस्ट है। और इसका सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट जो है वो है हमारा डेरिफेनासिन और सेलिफेनासिन। और ये जो है हमारा बेसिकली GQIP3 DAG पाथवे को फॉलो करता है। और ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब M3 पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है तो क्या एक्शन आता है। तो इसका फेमस एक्शन है कि ये जब बाइंड होगा तो ब्रोंकियो जो है वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें डायलेशन का काम खत्म हो जाता है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम आ जाता है। और जिसके बाद में जो M1 है, तो मैं आपको बता दूं कि M1 जो है हमारा, ये हमारा GIT से रिलेटेड है। तो आप याद रखिएगा कि जो M1 है ये GIT या फिर GIT के आसपास के जो न्यूरॉन होते हैं, जो एंट्रिक न्यूरॉन होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वहीं पे जो है एंट्रिक न्यूरॉन होते हैं। और जिसके बाद में ऑटोनोमिक गैंग्लिया के में भी ये पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा। और इसका जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है वो है हमारा ऑक्स्ट्रेमोरिन। और इसका जो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कभी कभी पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है वो आपने सुना ही होगा कि पायरेंजेपाइन और टेलेंजेपाइन। तो और पायरेंजेपाइन और टेलेंजेपाइन जो है ये हमारे पेप्टिक अल्सर डिसीज में यूज़ होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं ये दोनों। अगर कभी क्वेश्चन जैसे इससे बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर डिसीज, तो आप याद रखिए पायरेंजेपाइन और टेलेंजेपाइन। और इसका एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन तो बहुत छोटा है, आप देख ही सकते हो। M2 रिसेप्टर रेड्यूस हार्ट रेट, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। और इसी की एक छोटी सी चीज जो है, मैं शायद ऑप्शन डी जो है हमने डिस्कस नहीं किया, तो ऑप्शन डी जो है एनएन रिसेप्टर। तो याद रखिएगा कि ये जो है हमारा बेसिकली एक गैंग्लिया पे पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गैंग्लिया क्या होता है। तो जैसे कि जहाँ पे एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स जहाँ जुड़े होते हैं उसे गैंग्लिया कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो ये तो आप भी जानते हैं क्यों कहा जाता है। और ऐसे समझिए कि जैसे जहाँ पे चार रास्ते जुड़ते हैं उसे चौराहा कहा जाता है, तीन रास्ते जहाँ जुड़ते हैं उसे तिराहा कहा जाता है। वैसे ही जहाँ पे दो न्यूरॉन्स जुड़ते हैं उसे गैंग्लिया कहा जाता है। और ये एनएन रिसेप्टर है, उन्हीं दोनों के जुड़ने जहाँ जुड़ते हैं वहीं पे पाया जाता है। और पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैंग्लियोनिक ब्लॉकर। जैसे कि इससे क्वेश्चन बनता है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो कि 2000 आई थिंक 2018 में पूछा गया था कि हेक्सामिथोनियम इज यूज्ड एज ए। तो आप याद रखिएगा कि हेक्सामिथोनियम जो है वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, एनएन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि प्रेफर्ड ड्रग फॉर द लॉन्ग टर्म माइस्थेनिया ग्रेविस। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो एनएम रिसेप्टर होता है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाया जाता है, और उसका काम होता है बेसिकली मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन करवाना। तो माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जो रिसेप्टर होता है उसका जो है रिसेप्टर जो है एक तरीके से डैमेज हो जाता है, फिर उसमें कुछ भी दिक्कत हो जाती है। तो जो एसिटाइल कोलिन होता है वो उससे अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता। तो आपने इम्यून सिस्टम के बारे में तो सुना ही होगा कि बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन एंटीजन, कुछ भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी आता है तो बॉडी को लगता है कि ये बाहरी चीज है और ये हमारी बॉडी की नहीं है, तो इम्यून सिस्टम जो है उस पर अटैक करने लग जाता है।
तो सेम कंडीशन इसमें होती है कि जो रिसेप्टर जो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, एनएम रिसेप्टर, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं और इम्यून सिस्टम को लगता है कि नहीं ये तो मेरी बॉडी का पार्ट है ही नहीं, तो उस पे जो है इम्यून सिस्टम जो है अटैक कर देता है। तो जिसके कारण इम्यून सिस्टम उसको और डैमेज करता है। अब एसिटाइल कोलिन बाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो अब एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो जो मसल्स है, तो एनएम जो मैंने बताया वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो एक रिसेप्टर होता है उसे ही न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर कहते हैं, एनएम रिसेप्टर। तो जिस उसका जो काम होता है कॉन्ट्रेक्शन का, तो वो कॉन्ट्रेक्शन हो ही नहीं पाता है। अब जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो आदमी जो है हाथ हिला सकता है, पैर हिला सकता है। अब न्यूरॉन और मसल्स के बीच की बात है तो आदमी मसल्स के बिना कुछ कर ही नहीं पाएगा। मैं ये गर्दन यूं यूं हिला सकता हूँ, अब क्यों हिला पाया? क्योंकि न्यूरॉन और मसल्स में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, प्रॉपर मेरे सभी बाइंड हो रहे, सब सही है। लेकिन जब न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर जो है उस पे एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो आदमी उसमें एक तरीके से कुछ कर ही नहीं पाएगा। आदमी जब इसको माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाती है तो आदमी एक चम्मच भी नहीं उठा सकता, उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में उसे उसी कंडीशन को माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। और इम्यून सिस्टम अटैक करता है तो आप याद रखिए कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एक तरीके से। तो एक ये क्वेश्चन भी आता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए विच टाइप ऑफ ए डिसऑर्डर, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, याद रखिए। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। और कौन सी एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम भेजता है, तो आप याद रखिएगा कि जो आईजीजी है वो बाइंड होती है रिसेप्टर पे, एनएम रिसेप्टर पे अटैक करने के लिए, उसको तोड़ती है और उस पर क्लस्टर बना लेती है और एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगा। और उसी कंडीशन को माइस्थेनिया ग्रेविस बोलते हैं। और करेक्ट आंसर आप देख ही सकते हो कि ऑप्शन बी जो न्यू स्टिग्माइन है। तो जो न्यू स्टिग्माइन है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर किया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस में। ये क्या करता है बेसिकली, ये एसिटाइल कोलिन को लेवल को मेंटेन करता है, अच्छे से बाइंड करवाता है और माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी को जो है एक तरीके से सिम्टोमेटिक रिलीफ देने की कोशिश करता है। और न्यू स्टिग्माइन का हमने ऊपर अभी अच्छे से डिस्कस किया कि ये एक तरीके का हमारा रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर है, जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को नेचुरली जो है इनहेंस करने की कोशिश करता है। और ये लिपिड सोल्यूबल भी है, इसको एट्रोपिन के साथ देंगे तो कोबरा वाइट में यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है कि एसिटाइल ये सॉरी न्यू स्टिग्माइन को एट्रोपिन के साथ में देते हैं, क्यों देते हैं? अच्छा, सांप काट लिया, अब सांप का काटने का इससे क्या संबंध भैया? तो आप याद रखिएगा कि ये जो है सांप काटता है तो आदमी जो है उसकी सांस फूल जाती है, या फिर बेचारे को अगर सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उसी कंडीशन में उसकी जो सांसें है वो नॉर्मल बनी रहे, इसलिए न्यू स्टिग्माइन के साथ में एट्रोपिन देते हैं। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए है। अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एंड्रोफोनियम, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एंड्रोफोनियम है ये भी हमारा जो है ये कोलिनर्जिक ड्रग है। लेकिन ये जो है एक तरीके का लिपिड सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर सोल्यूबल है। और इसका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि वो पूछता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस की जब डायग्नोसिस करती है, डायग्नोसिस मतलब होता है कि बीमारी को पता करने के लिए जो कुछ टेस्ट किए जाते हैं, कुछ भी, जैसे कि हमें डेंगू हो जाता है तब डॉक्टर जो है ब्लड के सैंपल्स लेता है और हमारे जो प्लेटलेट्स काउंट है वो चेक करता है, तो उसी को प्रोसेस को डायग्नोसिस कर कहते हैं। तो उस कंडीशन में जो है हमारा एंड्रोफोनियम है इसे यूज किया जाता है। और इसी जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट है, इसी डायग्नोसिस टेस्ट को जो है टेंसिलोन टेस्ट नाम दिया गया है। तो 2000 आई थिंक 17 में पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर द माइस्थेनिया ग्रेविस, तो याद रखिए टेंसिनोल टेस्ट। तो एंट्रोफोनियम से यही तक संभावना है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो ऑप्शन सी है एट्रोपिन, ये हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो कि हमारा नेचुरली ऑप्टेन ड्रग है। और एट्रोपिन जो है ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है और ये बेलाडोना से ऑप्टेंड होता है। बेलाडोना जो है हमारा, ये भी हमारा एक तरीके से अल्कलॉइड ही होता है। और अल, अल आइसो यो सॉरी आइसोक्विनोलिन जो हमारे अल्कलॉइड होते हैं
उस कैटेगरी से बेलाडोना होता है। बेलाडोना का बायोलॉजिकल सोर्स आपको पता ही है। आपने सुन, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है बेलाडोना का। मे बी इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो है वो एट्रोपा बेलाडोना है, सॉरी, हाँ, एट्रोपा बेलाडोना। और इसकी दो वेराइटीज होती है। ये तो जो एट्रोपा बेलाडोना है, ये तो इंडियन वेराइटी है, और एक और होती है एट्रोपा एक्यूमिनेटा। और इसकी फैमिली जो होती है वो सोलेनासी होती है। और एट्रोपिन जो होता है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और ये एल हायोसायामिन और एल हायोसिन के जो रेसिमिक मिक्सचर होता है उसी से एट्रोपिन बनता है। और एट्रोपिन जो है हमारा ड्रग ऑफ चॉइस भी है ब्रेडिकार्डिया में। और ये जो है रिफ्रैक्शन टेस्टिंग ऑफ द आई, तो जो आंखों की जो टेस्टिंग होती है उसमें आंखों को डायलेट करते समय भी एट्रोपिन यूज करते हैं। और जो हमारा ऑप्शन डी है पिलोकार्पिन, तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। ये भी नेचुरल ड्रग है जो कि कोग्नोसिस से आया है। और हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि न्यू स्टिग्माइन इम्प्रोव्स न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। तो वही जो बात हमने की कि जो न्यू स्टिग्माइन होता है वो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या करता है कि न्यूरोमस्कुलर का जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो आ रहा है एसिटाइल कोलिन, वो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर है, उसका ट्रांसमिशन अच्छे से हो पाएगा। तो न्यू स्टिग्माइन उसमें मदद करता है, इंप्रूव कर देता है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि ड्रग कोचिंग माइड्रेसिस एंड साइक्लोप्लेगिया। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि माइट्रियासिस और साइक्लोप्लेगिया क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि दो टर्मिनोलॉजीज होती है, मियोसिस और माइट्रियासिस। तो माइट्रियासिस में क्या होता है कि हमारी जो आंख है, ये एक तरीके से इसमें एक्वासुमार का प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू बनता रहता है, बनता रहता है। तो जिसके कारण उसको निकलने की जगह नहीं मिल पाती सही से, और वो हमारी जो आंख है वो फूल जाती है सर। जिसके कारण जो है हमारी आंख जो है वो एक तरीके से डायलेट हो जाती है, फूल जाती है, ऐसे वो निकल के बाहर आ जाएगी। और उसी कंडीशन को माइड्रेसिस बोलते हैं। अब जब आंख ऐसे बाहर आ जाएगी तो क्या आदमी सही से देख पाएगा? आसपास की चीजें नहीं देख पाएगा। तो उसी कंडीशन को जो है साइक्लोप्लेगिया बोलते हैं। आदमी ऐसे आड़े टेढ़े लोग देखेगा, अनसन चीजें देखेगा, उसी कंडीशन को साइक्लोप्लेगिया कहते हैं। तो इसमें जो है हमारा एट्रोपिन जो है, M3 रिसेप्टर इन आई, तो मैंने आपको बताया था कि जो M3 रिसेप्टर होता है ये मेनली हमारी जो विसरल स्मूथ मसल्स हुई, आइरिस हुई, और जिसके बाद में जो यूरिनरी सिस्टम हुआ, उन पे M3 रिसेप्टर होता है। और ये M3 जो है, जब इस पे एट्रोपिन जो है ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ये M3 को ब्लॉक करेगा तो ये जो एक्शन आएगा वो माइड्रियसिस एक्शन आएगा। ओके, तो आप याद रखिएगा। और हमारा करेक्ट आंसर बी एट्रोपिन है। और पिलोकार्पिन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और बिथेनेकोल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो है कैसे हमारी डेट्रोसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के जो यूरिनरी सिस्टम जो है वहां से यूरिन का जो आउटपुट है उसको बढ़ा देता है। और ऑप्शन डी जो है फाइसोस्टिग्माइन। तो फाइसोस्टिग्माइन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फाइसोस्टिग्माइन है, देखो, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अगर अंतिम दौर में हो, आपके पास ज्यादा समय है नहीं जीपेट एग्जाम के लिए। अंतिम दौर मतलब अब एग्जाम का जो एक दौर है, बाकी आप किसी और चीज से रिलेट ना करिए। मैं ऐसे आपके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तो फाइसोस्टिग्माइन जो है ये बेसिकली हमारा एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, और ये हमारा डायरेक्ट एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है। और ये जो है हमारा लिपिड सोल्यूबल है। और इसका एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि इसे कब यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाए तब हमें फाइसोस्टिग्माइन यूज करना पड़ता है। और जब फाइसोस्टिग्माइन की टॉक्सिसिटी हो जाए तब एट्रोपिन यूज करते हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग, अगर एंटीकोलिनर्जिक की पॉइजनिंग होगी तो कोलिनर्जिक देंगे, कोलिनर्जिक की पॉइजनिंग होगी तो एंटीकोलिनर्जिक देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आप याद रखिए। और हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि देखो, जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं से भी कंफ्यूज कर जाता है। लेकिन वो आप मान लो एट्रोपिन पढ़ के जा रहे हैं, आप अच्छे से पता है एट्रोपिन क्या है, सब कुछ इसके बारे में आप इसकी जन्म कुंडली जान के गए, और आपको अगर आप गांव देहात से आपका अगर कोई संबंध नहीं है, और अगर उस एग्जामिनर अगर गांव देहात का रहा
और अगर उसने क्वेश्चन अगर घुमा दिया है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन धतूरा पॉइजनिंग, तो आपके दिमाग के नट बोल्ट ढीले हो जाएंगे कि धतूरा होता है क्या है। तो याद रखिएगा कि एट्रोपिन को ही जो है धतूरा बोला जाता है। जो बेलाडोना होता है वही एक ही बात है। अगर पूछ ले कि ड्रग ऑफ चॉइस इन बेलाडोना पॉइजनिंग, तो तीनों चीज जो है ये सेम है। तो आप अच्छे से इसे याद रखिएगा कि एट्रोपिन को ही धतूरा बोलते हैं। इसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेलाडोना भी बेलाडोना से निकल के आए तो उसकी पॉइजनिंग होगी, तो बात सिंपल है। तो उस केस में जो है हम फाइसोस्टिग्माइन यूज करते हैं। तो अ, आप याद रखिए। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन 6 है कि गैंग्लियोनिक ब्लोकर इज। तो गैंग्लियोनिक ब्लोकर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जो एनएन रिसेप्टर होता है वो हमारे गैंग्लिया पे पाया जाता है। और हाँ, वही क्वेश्चन आ गया। तो जो हेक्सामिथोनियम है, और करेक्ट आंसर ए है। तो हेक्सामिथोनियम जो है ये हमारा गैंग्लियोनिक ब्लोकर है, और ये जो है एनएन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। और एट्रोपिन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, न्यूस्टिग्माइन और पिलोकार्पिन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। तो क्वेश्चन 7 है कि एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ए प्री एनेस्थेटिक। तो कौन सा इनमें से एंटीकोलिनर्जिक है जो कि प्री एनेस्थेटिक यूज होता है? तो मैं आपको बता दूं कि जब जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आदमी जो है पूरी तरह से बेहोश होता है। तो मान लो उसको ऑपरेशन वगैरह चल रहा है और सब कुछ सही रहता है, लेकिन क्या होता है कि जो सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, जो आंखों में जो लेक्राइमेशन चलता रहता है, और उसका जो सेलिवरी ग्लैंड रहते हैं वो तो एक्टिव रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, जो सलाइवा कंटिन्यू बनता रहेगा। और वो सलाइवा जो है वो कई, अगर लंग्स में ना जाए इस चीज का डर रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर लंग्स में चल गया, जो हमारे विंड पाइप में चला गया, तो उस कंडीशन में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब एनेस्थीसिया देते हैं तो उस समय हम पहले ही उसको जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते, ताकि जो है उसका जो सेलिवरी ग्लैंड है वो काम ना करे उस समय, और सलाइवा ना बने। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है ये हमारा एंटीकोलिनर्जिक है, मैंने आपको बताया था। और एक और चीज याद रखिएगा कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं इनका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो है ड्राई माउथ। सारे भी जितने भी एंटीकोलिनर्जिक है सारे के सारे ही ड्राई माउथ कोस करते। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं ऐसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं, और मैं 2 बार जीपेट नाइपर क्वालिफाई हूँ। तो कहीं ना कहीं 1% आपसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, ऐसा आप मान सकते हो। क्योंकि आई एम ऑलरेडी क्वालिफाइड, मुझे इस चीज का कोई वो नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ, मैं मतलब मैंने ये क्वेश्चन लगाए हैं, पढ़े हैं, अच्छे से समझे, इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। तो आप इसे मान के चलिए। और जिसके बाद में जो पीलोकार्पिन है इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और बेथेनेकोल, तो बेथेनेकोल का भी मैंने आपको बताया कि ये M3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और सेलेक्टिव एगोनिस्ट है M3 का। और डेटोसन मसल का जो है कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। तो आप अच्छे से याद रखिए। और न्यूस्टिग्माइन जो है एट्रोपिन के साथ में देते हैं कोबरा बाइट में। ये फेमस क्वेश्चन है बहुत, तो आप याद रखिएगा। और एक्सप्लेनेशन तो बहुत छोटा है, लेकिन आप फिर भी इसे पढ़िए एक बार। और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्ट्रेस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर तो आप देख ही सकते हो। करेक्ट आंसर है हमारा सी, एंड्रोफोनियम। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है। और जिसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो दो आपने सुना होगा, तो मैं आपको एक थोड़ा सा जो इन जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं मैं उसका थोड़ा सा जो क्लासिफिकेशन है ड्रग का, तो मैं वो बताना चाहता हूँ। तो आप एक बार सुन लीजिए फिर लिख लीजिए कि जो हमारे कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो जो हमारे डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं उसमें हमारे जो ड्रग आते हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन हुआ, मेथा कोलिन हुआ, और बेथानेकोल हुआ, पिलोकार्पिन हुए, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं उसमें जो है उन इनडायरेक्ट एक्टिंग को ही है हम
कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर बोलते हैं। अब उनमें भी जो है दो कैटेगरी आती है। तो उनमें एक तो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं और एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं। तो जो रिवर्सिबल है उनमें भी दो कैटेगरी होती है। तो उनमें दो कैटेगरी कौन सी होती है? उनमें एक कैटेगरी होती है कार्बामेट डेरिवेटिव और नॉन कार्बामेट डेरिवेटिव। तो जो हमारे कार्बामेट डेरिवेटिव है, तो वो कार्बामेट डेरिवेटिव में आते हैं हमारे ये जो न्यू स्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन और रिवास्टिग्माइन। और जो नॉन कार्बामेट डेरिवेटिव है उनमें आता है हमारा एंड्रोफोनियम और टेकेरिन डोनापेजिल। तो ये ड्रग जो है हमारी नॉन कार्बामेट डेरिवेटिव है। तो जो कार्बामेट में जो हमारे न्यू स्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन और पायरिडोस्टिग्माइन आते हैं, इनमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें जो सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग है वो तो हमारा है पायरिडोस्टिग्माइन, और जो इनमें शॉर्टेस्ट एक्टिंग है वो है हमारा न्यूस्टिग्माइन। और जो नॉन कार्बामेट होता है उनमें जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो एंड्रोफोनियम होता है, जो ऑप्शन सी है वो तो आप देख ही सकते हो। और लॉन्गेस्ट एक्टिंग पूछे तो पायरिडोस्टिग्माइन। तो ये क्वेश्चन जो है जीपेट 2024 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग। तो करेक्ट आंसर इसमें होता है पायरिडोस्टिग्माइन, अगर ऐसा वो उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन इसमें तो आप देख ही सकते हो क्या है, एंड्रोफोनियम करेक्ट आंसर है। और जो पायरिडोस्टिग्माइन है ये हमारा वाटर सोल्यूबल है, और जो नियोस्टिग्माइन है ये भी वाटर सोल्यूबल है। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बताया है। आप एक तरीका इसका इससे आपका अच्छे से एक बार रिमाइंड हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 है तो उसे देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इनिशियल ड्रग फॉर ओपी पॉइजनिंग। तो ओपी ओपी का मतलब है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ओपी का और कुछ आप दूसरा मतलब मत समझ लेना, आप समझ लो ओम प्रकाश वगैरह कुछ, तो ऐसा नहीं है। ओपी का मतलब होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। आप एक बार एंटीकोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक के जो ड्रग है उनके क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लेना। क्योंकि देखो, जो कोलोजी से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो लोगों को टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है, देखो इतना सरल तो नहीं है, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ थोड़ा सा टफ है। लेकिन आप जब एक से ज़्यादा बार देखोगे, 2 बार 3 बार देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जम जाएगी। और आप जब क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे तो आपका जो माइंड है वो अलग तरीके से एनालिसिस करता है। ऐसा ही होता है हर एग्जाम में कि जो अ, अपन अपन को लगता है कि अपन पढ़े जा रहे हैं। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने भी साल से तैयारी कर रहे थे, किसी भी कोचिंग के माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप तैयारी कर रहे थे, कहीं भी कैसे भी, तो आपको ऐसा लगेगा आप उस समय तक श्योर थे, लेकिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, कि ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। जैसे कि कुछ दिमाग में हो ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन बस एग्जाम में जो है, जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं तो तुरंत एनालिसिस होके आता है कि हाँ, इसका आंसर जो है ये होगा। तो ये चीजें एग्जाम में होती है। और एग्जाम में जो है पता नहीं, हम खुद कंफ्यूजन ये सोचते हैं कि यार कैसे याद आ गया, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जबकि वो चीजें जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहती है, और हम देखते ही हमें आंसर आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने अगर एक एक 2-2 घंटे भी अगर आप अपनी 1-1.5 साल की मेहनत में देते आ रहे होगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में, और आप बिल्कुल फाड़ के आएंगे। और एग्जाम में जो है गधा दिमाग भी घोड़ा हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, और बिल्कुल निश्चित रहिए, और निश्चित अच्छे से बिल्कुल अपना 100% अभी दो। और मैं तो बोलता हूँ एग्जाम से 1-2 दिन तो पहले, एक दिन पहले तो बढ़िया सो के जाना 10-12 घंटे, ताकि आपका दिमाग जो है मस्त शांत रहे, और आप जो है अच्छे से एनालिसिस कर पाओ। टेंशन वेंशन तो लेना नहीं, क्योंकि टेंशन लोगे तो आपके नुकसान है। क्योंकि एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपने जो साल 1.5 साल जो मेहनत की है वही रंग लाएगी आखिरी में। और हम मुद्दे से भटकते नहीं है, तो हम कितने ऑप्शन हो गए हमारे। न, मैंने आपको ना सॉरी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैं बता रहा था। तो इनिशियल ड्रग फॉर ओपी पॉइजनिंग, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होती है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट जो ड्रग होते हैं, ये भी हमारे जो है ये इनडायरेक्ट
ये मतलब जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कब होती है, जो हमारे ड्रग होते हैं, जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है ऑर्गेनोफॉस्फेट डेरिवेटिव ड्रग्स। तो उसमें कुछ ड्रग आते हैं, जैसे मैं आपको नाम बताऊंगा कि टबिन, कुछ नर्व गैसेस भी होती है जैसे कि पेराथायोन, मेराथायोन, और जिसके बाद में इकोथायोफेट, और जिसके बाद में नर्व गैसेस में आता है टबुन, सोमन, सरीन, ये से चीजें जो है ये नर्व गैसेस है। और ये ये मोस्टली एक तरीके से कोलिनर्जिक ड्रग्स ही होते, जो कि इरिवर्सिबल एसिटाइल कोलिनेस्टेस इनहिबिटर होते हैं। एक बार अगर कोलिनेस्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो कर दिया, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा शरीर में। तो ये ऐसे ड्रग होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते। और इनकी जब पॉइजनिंग हो जाती है, इनका जब ओवरडोज हो जाता है, इनका कॉन्सेंट्रेशन जब है ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, तब अपन कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं? तो करेक्ट आंसर है कि एट्रोपिन। तो एट्रोपिन क्या है? एंटी कोलिनर्जिक है। और ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या है? ये कोलिनर्जिक है। तो वही चीज़ जो मैंने बताया था कि अगर कोलिनर्जिक की अगर पॉइजनिंग हो रही है, तो उस केस में एंटी कोलिनर्जिक दे रहे हैं। और अगर एंटी कोलिनर्जिक की पॉइजनिंग हो रही तो उस केस में कोलिनर्जिक दे रहे हैं। तो ये एक दूसरे के बिना अधूरे है। तो आप याद रखिएगा कि एट्रोपिन इसमें देते हैं। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज में है, मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी प्रालिडोक्सिन। तो ये जो है ये भी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन ये सेकेंडरी। मान लो अगर हमारे हाथ में कोई अगर पेशेंट है, अगर उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई है, हमारे हाथ में एक हाथ में एट्रोपिन है, एक हाथ में जो है प्रालिडोक्सिन है, तो हम पहले उसको एट्रोपिन देंगे। ये प्राइमरी चॉइस होती है, ठीक है। और सेकेंडरी चॉइस अगर एट्रोपिन नहीं है तो हम प्रालिडोक्सिन दें। तो अगर क्वेश्चन आए, अगर पूछे कि इनिशियल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, अगर उन उसमें चारों ऑप्शन में से अगर आपको एट्रोपिन दिखे या प्रालिडोक्सिन दिखे, तो दोनों में से एक लगाना है। और अगर दोनों ही रहे, एट्रोपिन या प्रालिडोक्सिन, तो आपको उसमें ऑप्शन जो है एट्रोपिन लगाना है, क्योंकि प्राइमरी चॉइस यही है। बाकी प्रालिडोक्सिन को भी हम यूज करते हैं। और ऑप्शन सी जो है हमारा नेलोक्सोन। तो जो नेलोक्सोन है, ये तो हमारा जो है मॉर्फिन की पॉइजनिंग होती है तब हम इसको यूज करते हैं। और ऑप्शन डी जो है फ्लूमाजेनिल, तो ये तो बेंजोडाइजिपाइंस के केस में यूज करते हैं जब बेंजोडाइजिन की पॉइजनिंग होती है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि एंटी मस्करिनिक ब्रोंकियोडाइलेटर फॉर सीओपीडी। तो इनमें से कौन सा एंटी मस्करिनिक ड्रग है जो कि ब्रोंकियोडाइलेटर इफेक्ट शो करता है सीओपीडी में? तो सीओपीडी क्या होता है? तो सीओपीडी का सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये एक तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज होती है। और आपको अस्थमा के बारे में पता होगा कि अस्थमा क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अस्थमा में जो है आदमी को जो है सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। और ऐसा समझिए कि एक तरीके से ये अस्थमा का ही अस्थमा जैसी ही है, लेकिन जो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से क्रोनिक होते एज कम्पेयर टू अस्थमा। अस्थमा में ऐसा है कि जो सिम्टम्स होते और जो अस्थमा के अटैक आते वो एक तरीके से मैनेजेबल होते, इजिली मैनेजेबल होते। लेकिन जो सीओपीडी के जो अटैक्स आते हैं, तो सीओपीडी थोड़ा क्रोनिक फॉर्म है अस्थमा की। तो इसके जो अटैक्स होते हैं वो काफी खतरनाक होते हैं। आदमी बिल्कुल ऐसे जान निकल जाएगी, ऐसे जीभ एक हाथ बाहर आ जाती है। मतलब इतना खतरनाक सीओपीडी का ये रहता है। जब मतलब आदमी को सीओपीडी का जब अटैक आता है तो थोड़ा क्रोनिक कंडीशन होता है। और अस्थमा ऐसा है मैनेजेबल है, वो पंप रहता है और सीओपीडी में भी रहता है, लेकिन थोड़ी क्रोनिक कंडीशन होती है सीओपीडी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या है? बी, इप्राट्रोपियम। तो मैं आपको बता दूं कि इप्राट्रोपियम है ये एक तरीके का हमारा हम्म, ये सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक डेरिवेटिव है। और इप्राट्रोपियम, इस ब्रोमाइड भी इसके पीछे लगता है। ब्रोमाइड एक सॉल्ट होता है। और एक और ड्रग है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। एक होता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और एक टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम जो ब्रोमाइड है ये तो हमारा लॉन्ग एक्टिंग है, और जो टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है ये शॉर्ट एक्टिंग है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मस्करेनिक यूज्ड इन सीओपीडी, तो याद रखिए उस कंडीशन में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। और हमारा करेक्ट आंसर भी यही है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि इपराट्रोपियम इज इनहेल्ड एंड सेफ।
तो इसे हम जो है इनहेल रूट से देते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इप्रोट्रोपियम यूज्ड फॉर मतलब एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट, तो याद रखिएगा कि इसे इनहेल रूट से देते हैं। इनहेल मतलब जो पंप रहता है उसके थ्रू हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं, और सेफ होता है ये काफ़ी अदर ड्रग से। और ऑप्शन सी स्कोपोलामाइन है, तो हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फाइसोस्टिगमाइन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि रिसेप्टर मीडिएटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो मस्केरिनिक रिसेप्टर M1 जो होता है, इसका करेक्ट आंसर भी देखो आप देख ही सकते हो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि ये मास्टर जो है ये क्वेश्चन पढ़ा रहा है, इसमें आंसर भी पहले ही दिखा रहा है और एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है, तो कैसे क्या पढ़ा रहा है। तो देखिए मेरा मकसद जो है वो इन्हें दिखाना से वो एक वो नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका जो है चारों ऑप्शन क्लियर हो। और क्वेश्चन जो है देखो कहीं से भी उठ के आपको हाई हेलो कर देगा एग्जाम में, इसलिए मैं आपको चारों ऑप्शन अच्छे से बता रहा हूँ। और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी करेक्ट आंसर का तो वैसा है कि आप वैसे भी देख ही लोगे। मैं बाद में स्क्रॉल करूंगा आपको पूरी रामायण बताने के बाद में, तो वो तो आप देख ही लोगे। इससे अच्छा मैं पहले ही दिखा रहा हूँ, और मैं चारों ऑप्शन अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो चीज़ आप अपने माइंड में ना लाइए कि ये कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है। तो आप बस सुनते रहिए। एक तरीके से मैं आपको रामायण जी सुना रहा हूँ, और आप सुन रहे हो, और आप मस्त है बिल्कुल। मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूँ। तो M1 का मैंने आपको बताया था कि M1 जो है ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड या उसके आसपास के न्यूरॉन्स जो होते हैं एंट्रिक न्यूरॉन पे पाया जाता है। और ये जो है ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे भी होता है, लेकिन मेजर जो है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड पे होता है। तो ये गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक एसिड क्या, जो हमारे स्टोमच में जो रहती है जब हम भोजन करते हैं, तब जो हमारे एसिड वेसिड जो रिलीज होते हैं उसे गैस्ट्रिक एसिड वगैरह होते हैं, उसमें हमारा HCl पेप्सिन वगैरह सब आ जाते हैं। तो वो चीज़ें हम अलग उसमें समझेंगे। लेकिन M1 जो है ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहेंस करेगा। और जो M2 जो है, M2 हार्ट पे होता है, और ये हार्ट की एक्टिविटी से रिले को मेन या तो कम करेगा या बढ़ाएगा। वो कब होगा, जब एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट केस में। तो वो हम फंक्शन जो है नीचे डिस्कस करने वाले हैं। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन जो है मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी आसान तरीके से मैं नीचे बताने वाला हूँ। जब इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आएंगे ना फंक्शन से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं जो है क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, यहाँ से आपको जीपेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100% मिलेगी, इससे क्वेश्चन आते ही है। क्वेश्चन तो इन्हीं सेलेक्टिव और ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इन्हीं टॉपिक से आने, लेकिन वो कहीं से भी पूछ सकता है। और जो मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और आई होप इन्हीं में से बनेगा। तो जो M2 है ये हार्ट पे रहता है, और M3 जो है ये हमारा जो विसरल स्मूथ मसल्स हुई, आँख हुई, लंग्स, किडनी, और जिसके बाद में जो हमारा यूरिनरी सिस्टम हुआ तो वहाँ रहता है। और NN जो है ये तो हमारा गैंग्लियो पे होता है, और गैंग्लियोनिक ब्लोकर मैंने आपको बताया था हेक्सामिथोनियम होता है। और करेक्ट आंसर आप देख ही लेना। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि M1 रिसेप्टर स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो क्वेश्चन 12 क्या है हमारा, 12 की ओर बढ़ते हैं कि ड्रग यूज्ड फॉर द जीरोस्टोमिया। तो जीरोस्टोमिया क्या होता है, जीरोस्टोमिया को ही एक तरीके से यूँ मान लीजिए कि इसको ही एसजोग्रन सिंड्रोम कहा जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ड्रग है जो कि जीरोस्टोमिया में यूज होता है। तो ड्रिस्टोमिया क्या होता है, इसमें हमारे सेलेवरी जो ग्लैंड है वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसमें जो है हमारा मुंह जो है ड्राई हो जाता है। तो मुंह सूखा सूखा हो जाता है, तो उसे ड्राई माउथ भी बोलते हैं, जीरोस्टोमिया भी बोलते हैं, और एस जोग्रन सिंड्रोम भी बोलते हैं अगर रेडिएशन थेरेपी से हुआ है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी है, पिलोकार्पिन। और जो पिलोकार्पिन है इसके बारे में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम समय ना ही खराब करें तो सही है। तो हम इसी के साथ में एक्सप्लेनेशन आप देख लेना कि पिलोकार्पिन इंक्रीज सेलेवरी सिक्रेशन, जो सलाइवा है उसका सिक्रेशन बढ़ाएगा पिलोकार्पिन। और क्वेश्चन 13 क्या है कि कोलिनेस्ट्रेस इनहिबिटर क्रॉसिंग ब्लड बैरियर। BBB का मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आप एक बार
2014 में, सॉरी 2014 नहीं, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो बीबीबी है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। आप इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि आप तीनों, हाँ आपको पता है, लेकिन जो सीक्वेंस है ना, उसने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया था कि बीबीबी का क्या फुल फॉर्म है। तो चार ऑप्शन डाले थे उसमें, तो उसने डाला था ब्लड ब्रेन बैरियर। सही तो यही है, ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन था वो था कि ब्लड बैरियर ब्रेन। फिर तीसरा था कि बैरियर ब्लड बैरियर। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ना, मतलब वो इतने इजी क्वेश्चन जो है कभी कभी डाल देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम सही चीज को पकड़ नहीं पाते। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि बी का मतलब होता है ब्लड, फिर उसके बाद ब्रेन, फिर बैरियर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा आएगा भाइसोस्टिग्माइन। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड सोल्यूबल जो हमारे ड्रग होते वो ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाते। तो हमारा फाइसोस्टिग्माइन है, ये इसको क्रॉस कर पाएगा। तो ये हमारा लिपिड सोल्यूबल हो गया। और जो ऑप्शन ए सी और डी, ये तीनों जो है ये हमारे वाटर सोल्यूबल है। तो मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि जो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर जो ड्रग है उसमें कौन सा जो है वाटर सोल्यूबल है और कौन सा जो है लिपिड सोल्यूबल है। और एंड्रोफोनियम जो है हमारा शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, और जो पायरिडोस्टिग्माइन है ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग है उस कैटेगरी के। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो न्यू स्टिग्माइन है ये हमारा लिपिड सोल्यूबल नहीं है, ये हमारा वाटर सोल्यूबल है। इन चारों में सिर्फ और सिर्फ जो लिपिड सोल्यूबल है वो हमारा ऑप्शन बी फाइसोस्टिग्माइन है। तो और जो फाइसोस्टिग्माइन है ये टर्सरी अमीन डेरिवेटिव भी है, आप अच्छे से याद रखिएगा। और हमारा क्वेश्चन 14 जो है उसको देख लेते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ग्लोकोमा। तो कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है जो कि ग्लूकोमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो ग्लूकोमा क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो एट्रोपिन जो है, एट्रोपिन, तो एट्रोपिन बेसिकली क्या करता है, तो मैं आपको बता दूं। एट्रोपिन जो है हमारा एंटीकोलिनर्जिक है। तो इसके एक्शन क्या होंगे, तो सबसे पहले तो मैं अब आपको जो है जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होते हैं उनके एगोनिस्टिक वर्क क्या होते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो आप अच्छे से सुन ही लीजिए, या फिर अगर आपके हाथ में अगर पेन है तो आप लिख भी सकते हो। तो जो सिंपैथेटिक होता है तो आप याद रखना कि वो जो है वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, जब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग और उनके बारे में, तो आपको उसमें दिक्कत ना आए। तो जो सिंपैथेटिक जो होता है, तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से, तो नॉन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामाइन। तो ये उनके न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये जब रिलीज होंगे, रिलीज होके अपने जो रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, उसके रिसेप्टर होते हैं अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, D1 D2, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। तो ये उसके रिसेप्टर होते हैं। तो उन पे जब ये जब मान लो जब नॉन एड्रेनालिन है वो रिलीज हुआ, रिलीज होके जब अपने अल्फा 1 या फिर अल्फा 2 पे अगर बाइंड होगा ब्लड वेसल्स में जाके, तो ये जो है एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन बोले तो ब्लड वेसल्स को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसके कारण ब्लड ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये उसका एगोनिस्टिक वर्क है, वो नेचुरली रिलीज हुआ और अपने रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, तो ये उसका एगोनिस्टिक वर्क हुआ। जो नेचुरल जो बॉडी में जिस काम के लिए है वो उसका नेचुरल वर्क है। और जो पैरासिम्पेथेटिक है, तो पैरासिम्पेथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। और ये जब अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जैसे कि इसके दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक और मस्करिनिक, M1 M2 M3, और M4 M5 भी होते हैं, लेकिन वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते, इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते भी नहीं, और रिसर्च वगैरह में उनको देखा जाता है, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस भी मत करिएगा। और एन और एन एम जो रिसेप्टर है वो भी निकोटिनिक होते हैं, और उनका भी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन ही होता है। तो जब वो पैरासिम्पेथेटिक जो होता है वो हार्ट की एक्टिविटी को कम करेगा। तो मैं बता रहा था कि जो सिंपैथेटिक है वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ा देगा, हार्ट का कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ा देगा। और जो पैरासिम्पेथेटिक है वो हार्ट की एक्टिविटी को कम करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है एक तो ये हो गया। और जिसके बाद में, जो सिंपैथेटिक है वो सिर्फ हार्ट की, जो सिंपैथेटिक है वो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाएगा, और जो पैरासिम्पेथेटिक है वो हार्ट की एक्टिविटी को कम करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है एक तो ये हो गया। और जिसके बाद में जो सिंपैथेटिक है वो सिर्फ हार्ट की,
ये एक ही एक्शन है जो कि बढ़ती है हार्ट की। बाकी ये सारी चीजें कम करता है। जैसे ये पपिल है, तो पपिल का जो एक्टिविटी होती है, आंख में जो एक्टिविटी उसको कम करता है, जिसके कारण माइड्रेसिस हो जाती है, जिसके कारण आंख जो है फूल जाती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और जो लंग्स है, लंग्स की भी एक्टिविटी कम करता है, इसलिए ब्रोंक्योडाइलेशन शो करता है। कौन? सिंपैथेटिक। और इसका जस्ट उल्टा जो इफेक्ट सिंपैथेटिक के, उसके जस्ट उल्टे इफेक्ट जो है पैरासिम्पैथेटिक के आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो ब्रोंक्यो डायलेशन ना शो करके ब्रोंक्यो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, क्योंकि ब्रोंक्यो डायलेशन जो है वो तो एक तरीके से सिंपैथेटिक शो कर रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? ब्रोंक्यो कॉन्स्ट्रिक्शन। और जिसके बाद में माइड्रेटिक एक्शन कौन शो कर रहा है? सिंपैथेटिक। तो पैरा जो मियोसिस जो एक्शन होता है, जो आंख का जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, आंख जो सिकुड़ना है, वो कौन शो करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। और जीआईटी की एक्टिविटी को कम करता है कौन? सिंपैथेटिक। तो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। और उसका जस्ट उल्टा जो है, जो पैरासिम्पैथेटिक है, वो जीआईटी की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो क्या होता है? डायरिया। और जो सिक्रेशन, जितने भी सिक्रेशन होते हैं, जैसे सलाइवा का सिक्रेशन, लेक्राइमेशन, और जिसके बाद में ये जितने भी सिक्रेशन है, ये सारे जो सिक्रेशन है, या गैस्ट्रिक एसिड्स का सिक्रेशन, तो ये सारे सिक्रेशन जो है सिंपैथेटिक कम करेगा। और इसका जस्ट उल्टा जो पैरासिम्पैथेटिक है वो बढ़ाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें जो है काफी बेसिक से मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये मेजर फंक्शन होते हैं। आप या तो आपने सुना है तो अच्छी बात है, वेरी वेल। और अगर आपके हाथ में पेन थी, आपने लिखा है, तो वो भी काफी अच्छी बात है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन था कि, तो हमारा क्वेश्चन था कि एंटीकोलिनर्जिक, क्वेश्चन 14 था कि एंटीकोलिनर्जिक कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। तो जो एंटीकोलिनर्जिक के जो एक्शंस होते हैं, तो उसके एक्शंस क्या होते हैं? जैसे कोलिनर्जिक जो है ये आंख पे क्या इफेक्ट शो कर रहा था? तो कोलिनर्जिक जो है ये आंख पे म्यूसिस इफेक्ट शो कर रहा था। मतलब आंख को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा था, जो एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है उसको कम करवा रहा था। तो ये हमारा काय का था? ये कोलिनर्जिक का था। तो कोलिनर्जिक के जो इफेक्ट है उसके जस्ट उल्टे एंटी लग गया ना, कोलिनर्जिक के आगे एंटी लग गया, मतलब इसके अपोजिट जो एक्शन है वो ये ड्रग शो करेंगे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ये कोलिनर्जिक के ड्रग के जस्ट अपोजिट एक्शन शो करते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है हमारा ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। तो ये क्या करेगा? तो ये जो है हमारी आंख का जो आंख होती है ना, ये आंख में इन जो आई ये जो एक्सप्लेनेशन में है कि एट्रोपिन इंक्रीज आईओपी। आईओपी का मतलब होता है इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। तो ओक्यूलर प्रेशर जो है ये आंख से रिलेटेड होता है, और क्रेनियल प्रेशर जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। और ब्लड प्रेशर है ये हमारे ब्लड से रिलेटेड रिलेटेड होता है, तो आपको ये पता ही है। तो जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है, ये एट्रोपिन जो है ये और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जिसके कारण ये, अगर ग्लूकोमा की कंडीशन में अगर गलती से दे दिया, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कंडीशन पैदा हो जाती है। आदमी उस केस में वो अंधा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है अगर एट्रोपिन को अगर ग्लूकोमा में दे दिया तो इसलिए याद रखिएगा कि एट्रोपिन जो है ये एक तरीके से आईओपी को जो है और बढ़ा देगा, तो जिसके कारण ये बहुत ही खतरनाक इफेक्ट शो करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जिसके बाद में जो ऑप्शन बी, पिलोकार्पिन, न्यूस्टिगमाइन, बिथेनोकोला, हम इनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इन पे ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोटिनिक रिसेप्टर एट एनएमजे। तो इसमें पूछा गया है कि जो एनएमजे का मतलब होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर पाया जाता है? तो दो ही रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक के, एक तो एन और एक एनएम। तो ये एनएमजे से आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि एनएमजे का ही मतलब होता है न्यूरोमस्कुलर पे पाया जाने वाला रिसेप्टर। तो न्यूरोमस्कुलर पे कौन सा रहेगा? एनएम। ऑप्शन बी करेक्ट, एनएम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और एन जो है मैंने आपको बताया था कि ये गेंगलिया पे पाया जाता है, और M1 जो है हमारा गैस्ट्रिक सिस्टम या उसके आसपास के न्यूरॉन पे रहता है, और M2 जो है हमारा ये हार्ट पे होता है। ये हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन करता है। या तो अगर एगोनिस्टिक वर्क आ रहा है तो ये हार्ट की एक्टिविटी को कम करेगा, और अगर इसका एंटोगोनिस्ट देंगे तो ये हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा।
तो जो हर्ड एंटागोनिस्ट कौन सा होता है हमारा सेलेक्टिव, मैंने आपको बताया था कि ट्राइपिट्रामाइन और मेपायरम, हाँ ट्राइपिट्रामाइन जो सबसे फेमस था। और जिसके बाद में इसका, जैसे कि ये तो सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव कौन से हुए, जो जितने भी हमारे एंटीकोलिनर्जिक है वो सारे नॉन सेलेक्टिव है, जैसे एट्रोपिन है तो ये नॉन सेलेक्टिव है, तो अगर ये देंगे तो हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इसलिए जो हमारा एट्रोपिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया में। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट रेट जो है लेस देन 60 से कम हो जाए तो वो ब्रेडिकार्डिया की स्थिति होती है। और टेकिकार्डिया भी आपने सुना होगा, तो टेकिकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट रेट बढ़ जाए। तो हमारी जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 60 से 100 के बीच में होती है, और एक जो स्टैंडर्ड हम माना जाता है वो 72 होता है, याद रखिएगा। और अगर हमारी हार्ट रेट है वो 60 से नीचे जाती है तब ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है, और 100 से अगर ऊपर चली जाए तो उसे जो है टेकिकार्डिया कहा जाता है। और अगर 100 से 150 के बीच में रहती है तो तब भी हम नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन 150 से 250, 150 से 250 के बीच में अगर चली जाए तो उसे प्रोक्सिमल टेकिकार्डिया कहा जाता है। और अगर 250 से 350 चली जाए तो उसे हम जो है आर्ट्रियल जो है फ्लटर कहा जाता है, आर्ट्रियल फ्लटर। और जो अगर 350 से 450 पे अगर चली जाए तो उसे आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। उसके बाद में जो है हार्ट फेल हो जाता है। तो ये मैंने आपको काफ़ी, आई हो, अब मुझे लगता है मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा गहरी चीज़ बता दी, तो आप इसे याद रख पाओगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की ड्रग कॉसिंग यूरिनरी रिटेंशन। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यूरिनरी जो रिटेंशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि जो यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, तो जब यूरिन जो होता है वो पूरी तरीके से बॉडी से नहीं निकल पाएगा। तो इनमें पूछा गया कौन सा जो ड्रग है कोस करेगा यूरिनरी रिटेंशन। तो सबसे पहले तो आप देख लो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सी मतलब एट्रोपिन। और एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी आप देख लो कि जो एंटी मस्केरिनिक रिड्यूस ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि जो हमारे एंटी मस्केरिनिक ड्रग होते हैं वो ब्लेडर के कॉन्ट्रैक्शन को जो है कम कर देते हैं। अब हमारे ब्लेडर के कॉन्ट्रैक्शन में जो सबसे मेन रोल था वो था डेट्रूसर मसल का। अब जो डेट्रूसर मसल है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो जैसे को कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यूरिन जो है वो ज़्यादा पास होगा। अब एंटी मस्केरिनिक ड्रग दे रहे हैं तो एंटी मस्केरिनिक जस्ट उसका उल्टा इफेक्ट शो करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिलैक्स होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, वो हमेशा रिलैक्स ही रहेगी। तो जिसके कारण जो है यूरिन पूरा पास नहीं हो पाएगा और यूरिन जो है बच जाएगा। तो किसी चीज के बचने को ही रिटेन कहा जाता है, तो उसी से बना है यूरिनरी रिटेंशन। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। और ये हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और पीलोकार्पिन और जो बेथानिकोल है ये हमारा जो है ये M3 जो है, ये M3 एगोनिस्ट है, और ये जस्ट जो है ये डेट्रोसर मसल पे एक्ट करता है और ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। बाकी नियोस्टिग्माइन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जितने भी ऑप्शन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूज्ड इन मोशन सिकनेस, कि ड्रग यूज्ड इन मोशन सिकनेस। तो मोशन सिकनेस क्या, मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जब हम कार में या बस में ट्रेवल करते तो हमारा जी मचलाता है, उल्टी उल्टी करने का मन होता है, बहुत सारे लोग कर भी देते हैं। तो उसी कंडीशन को जो है मोशन सिकनेस कहा जाता है। तो उसमें जो है ड्रग ऑफ चॉइस हमारी जो है हायोसिन होती है। तो हायोसिन, अब आप बोलोगे कि इन चारों ऑप्शन में तो हायोसिन है ही नहीं, तो मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले ऊपर कि हायोसिन का ही एक बहुत फेमस नाम है स्कोपोलामाइन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्कोपोलामाइन। और अगर पूछे कि कौन सा फॉर्म जो है मोर एक्टिव होता है, तो लीवो जो फॉर्म होता है एल आइसोमर वो हायोसिन का मोर एक्टिव होता है। तो ये आप देख लेना। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्कोपोलामाइन एक्ट्स ऑन वेस्टिबुलर सिस्टम। तो वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है वो हम आगे समझेंगे कि जब हम इमेटिक एंटीमेटिक में आएंगे। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंटीमेटिक और इमेटिक से, तब हम मैं आपको बताऊंगा कि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है, क्या एनटीएस सीटीजीएस पे कैसे हमारे ड्रग एक्ट करके हम
उल्टी करने का मन होता है तो हम उल्टी नहीं कर पाते। तो बहुत सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम टॉपिक पे बने रहते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और हमारा क्वेश्चन 18 है। अब आता है कि तो क्वेश्चन 18 क्या है, हम इसे देखते हैं कि M3 रिसेप्टर एक्टिवेशन कोसेस। मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, और हमारा जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो आई होप इसे आप एक साथ अगर ना देख पाए तो आप पॉज करके भी देख सकते हो, और ये सीरीज जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं टॉपिक से हटके भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो जीपेट और नाइपर के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो मैं आपकी क्लियर करते जा रहा हूँ। और आपकी छोटी से छोटी जो चीज़ है मुझे लगता है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ लगता है, आपको कोई चीज़ या कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट हो, तो वो आप कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, और आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो आप वो अपना सजेशन हमें ज़रूर दें, ताकि हम उसको टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन है वो लेके आए, और आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करें। तो हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 18 जो है M3 रिसेप्टर एक्टिवेशन कोसेस। तो हमारा जो इनमें पूछा गया है कि M3 रिसेप्टर का एक्टिवेशन जब होगा तो क्या करेगा। तो क्या करेगा तो हम देख लेते हैं। तो एक सबसे पहले तो आप करेक्ट आंसर देख लो कि करेक्ट आंसर इसमें क्या दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है बी, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। और अब एक्सप्लेनेशन देख लो कि M3 कोस स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो M3 रिसेप्टर होता है, मैंने आपको बताया कि ये जो है ये विसरल स्मूथ मसल्स में होता है, या फिर जो है ये हमारे लंग्स पे रहेगा, या फिर हमारे यूरिनरी सिस्टम पे रहेगा, या फिर हमारी आंख पे रहता है। तो M3 के लोकेशन से है ये। अब M3 पे जब एसिटाइलकोलिन बाइंड होगा तो उसका जो एक्टिवेशन है वो क्या करेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के आपको बताए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये हमारा करेक्ट है। और जस्ट इसका उल्टा ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन है ना। तो अब ऑप्शन बी तो हमारा, ये तो हमारा M3 का एक्टिवेशन जब होगा तब आएगा। अब जो ऑप्शन ए है ब्रोंकियो डायलेशन, तो ये जो है ये हमारा ये सिंपैथेटिक का, सिंपैथेटिक जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके एक्टिवेशन पे ये इफेक्ट आता है। और जो टेकिकार्डिया, माइटेसिस, ए, सी और डी तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों जो फंक्शन है ये सिंपैथेटिक के एगोनिस्टिक फंक्शन है। ओके, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं कि यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। तो यूज्ड लिखा है, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस लगाना इस जगह कि ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। हमने भले अगर नी भी लिखा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, वो भी इसी तरह से बना के देता है, और ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। आई थिंक ये जो है हमारा 2021 में आया हुआ है। तो ड्रग यूज्ड इन पोस्ट ऑपरेटिव इलियस, तो पोस्ट ऑपरेटिव इलियस क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जब हमारा जीआईटी वगैरह का ऑपरेशन वगैरह होता है, तो उस केस में क्या होता है, ऑपरेशन के बाद में जो है जो जीआईटी के जो बोवल मूवमेंट्स होते हैं, या फिर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो है आदमी को डायरिया हो जाता है, और जीआईटी जो है पूरा क्लियर नहीं हो पाता। और इस वजह से जो है जीआईटी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं जो है जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको देखने को मिलती है, तो उसे पोस्ट ऑपरेटिव इलियस कहा जाता है। तो आई से याद रखिए आप, इंटेस्टाइन से रिलेटेड है ये। तो इसमें जो है हम मोस्टली जो है हमारा करेक्ट आंसर आप देख लो, करेक्ट आंसर बी है, बेथेनेकोल। तो जो बेथेनेकोल है हम इसको यूज करते हैं क्योंकि M3 जो रिसेप्टर है ये जीआईटी पे भी कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो जो बी है बेथेनेकोल, ये हमारी जीआईटी की जो मोटेलिटी है, जो मूवमेंट्स है उनको बढ़ाएगा, और जो बोवल्स मूवमेंट को सही करेगा, और जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उनको भी इम्प्रूव करेगा, जिसके कारण आदमी को जो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्याओं से निजात मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्लॉक्स मस्केरिनिक बट नॉट निकोटिनिक। तो पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ड्रग है जो कि मस्केरिनिक को तो ब्लॉक करेगा, लेकिन निकोटिनिक पे उसका कोई एक्शन नहीं है।
तो करेक्ट आंसर आपको दिख ही गया होगा, एट्रोपिन है करेक्ट आंसर ए। और एक्सप्लेनेशन भी आपने पढ़ ही लिया होगा मेरे से पहले। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि एट्रोपिन इज एंटी मस्करिनिक। तो एट्रोपिन हमारा एंटी मस्करिनिक है। तो एंटी मस्करिनिक है तो क्या मस्करी एंटी मस्करिनिक नाम से क्लियर हो रहा, तो मस्करिनिक को ब्लॉक करेगा। तो वही क्वेश्चन में कि मस्करिनिक को तो ब्लॉक कर रहा है लेकिन निकोटिनिक को नहीं कर रहा है, तो एट्रोपिन। सिंपल सी बात है। एट्रोपिन मस्करिनिक की अपेक्षा करता है लेकिन निकोटिनिक नहीं करता। अब पूछे कि कौन सा जो है निकोटिनिक को ब्लॉक कर रहा है, निकोटिनिक रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर रहा है। तो करे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हेक्सामिथोनियम। और जो इसमें हमारा, अरे यार नेटवर्क लॉस्ट हो गए। वन है कि ड्रग रिवर्सिंग एट्रोपिन टॉक्सिसिटी। तो कौन सा ड्रग है जो कि एट्रोपिन की जो टॉक्सिसिटी है उसको रिवर्स करेगा। तो पहले तो आप करेक्ट आंसर देख लो। करेक्ट आंसर हमारा बी है, फाइसोस्टिग्माइन। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि फाइसोस्टिग्माइन क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो जो एट्रोपिन की जो हमारी टॉक्सिसिटी होती है, एट्रोपिन जो है हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को ये भी क्रॉस कर लेता है। इसलिए जब इसको टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए जो हम ड्रग देंगे वो भी ऐसा होना चाहिए जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है क्रॉस कर सके। तो हमारा जो मैंने बताया था फाइसोस्टिग्माइन और एक और होता है रिवास्टिग्माइन। दोनों ड्रग होते हैं जो कि एंटी रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेस इनहिबिटर होते हैं। दोनों ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो फाइसोस्टिग्माइन है ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है एट्रोपिन टॉक्सिसिटी में, तो ये जो है इजीली क्रॉस कर लेगा। और हम न्यू स्टिग्माइन का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये इसे एट्रोपिन के साथ में देंगे तो ये कोप्रावाइट में यूज होता है। सी ऑप्शन सी जो है एंड्रोफोनिया, ये हमारा टेंसिनोल टेस्ट में यूज होता है। और टेंसिनोल टेस्ट जो है माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में करते हैं। ऑप्शन डी पिलोकार्पिन में बता ही चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बढ़ते हैं कि ओपी पॉइजनिंग कॉसेस। तो जब ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है तब क्या होता है। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो जो मियोसिस जो है वो इफेक्ट आता है। मियोसिस क्या होता है, जो आंख होती है वो ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो जब ज़्यादा एसिटाइल कोलिन हो जाएगा तो आंख जो है वो एक तरीके से सिकुड़ जाएगी, बहुत ही छोटी आंख हो जाएगी। बिल्कुल आप ऐसे लगोगे जैसे आप चाइनीज आदमी हो, तो ऐसी आंखें आपकी हो जाएगी। क्योंकि म्यूसिस इफेक्ट में यही होता है कि आंखें छोटी छोटी हो जाती है। एक वर्ष उम्र का जो प्रोडक्शन है वो उसका प्रोडक्शन तो होता है लेकिन जो उसका जो एक तरीके से जो निकलना जो होता है एक तरीके से एक वर्ष उम्र है वो आंख में कम रहेगा और उसका जो आउटलेट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो वही कंडीशन मियोसिस होती है। और माइट्रेसिस का जस्ट उल्टा होता है, एक वर्ष उम्र का प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ता रहता है और उसको निकलने की जगह नहीं मिलती। तो उस कंडीशन को जो है हम ग्लूकोमा बोल देते हैं और माइट्रेसिस में आंख डायलेट हो जाती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो मियोसिस होगा। और जो टेकिकार्डिया माइट्रेसिस और ऑप्शन डी ड्राई माउथ है, ये जितने भी है ये हमारे सारे एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होते हैं उनके इफेक्ट से। और एक्सप्लेनेशन आप देख लेना। और क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आता है कि ड्रग यूज टू रिड्यूस सेलेवरी सिक्रेशन। तो कौन सा ड्रग जो है हमारा सेलेवरी जो सिक्रेशन होते हैं जैसे सलाइवा जिसे हम थूक बोलते हैं उसका सिक्रेशन को कम करने के लिए हम यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर आप दे ही चुके होगे मेरे से पहले। तो एट्रोपिन जो होता है जिसका काम जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब हम क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो फंक्शन है वो अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। आई होप आपने या तो उनको अच्छे से लिखा होगा या फिर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इसे रिलेट कर पा रहे होगे। और मैंने आपको बताया था कि जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं उनका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है ड्राई माउथ कोस करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो जो हमारा एट्रोपिन है ये एंटीकोलिनर्जिक है और ये ड्राई माउथ कोस करता है। तो सेलेवरी सिक्रेशन को ही तो रिड्यूस करेगा, तभी तो मुंह जो है ड्राई होगा, सूखा सूखा मुंह लगेगा। तो आप इसे याद रखिएगा। पिलोकार्पिन के बारे में मैं आपको काफी चीजें ऊपर पहले ही क्वेश्चन में बता चुका हूँ। बेथेनेकोल जो है इसके बारे में बताया था कि ये कैसे डेट्रोसल मसल के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है। और फाइसोस्टिग्माइन का मैं अभी जस्ट बता के ही आया हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 21 में। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि एट्रोपिन रिड्यूस सिक्रेशंस, ये बहुत सारे सिक्रेशन को रोकेगा। जैसे कि मान लो किसी आदमी ने एट्रोपिन ले लिया तो सबसे पहला तो उसकी जो
सलाइवा है वो बनना बंद हो जाएगा, मुंह बिल्कुल सूख जाएगा। और उसकी जो आंखें, आंखों में भी जो है एक्वस ह्यूमर का जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे कम हो गएगा, तो आंखें भी सूखी सूखी लगेगी, आंसू नहीं आएंगे बिल्कुल भी। और मान लो किसी को एसिडिटी से अगर रिलेटेड कोई समस्या है, और उस केस में अगर उसको एट्रोपिन दे दिया, तो वो जो है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को ही रोक दे, क्योंकि ये सिक्रेशन को ही रोक रहा है। तो उस समय गैस्ट्रिक एसिड भी नहीं बनेगा, और इसलिए हम जो गैस्ट्रिक एसिड जो पेप्टिक अल्सर डिसीज होती है उसमें जो है हम एंटीकोलिनर्जिक ही देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो पायरेंजापाइन और टेलेंजापाइन जो है M1 एंटागोनिस्ट, वो पेप्टिक अल्सर डिसीज में इसीलिए यूज करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो यही से आया है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्वाटरनरी एंटी मस्करिनिक, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है क्वाटरनरी एंटी मस्करिनिक है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी है, इप्राट्रोपियम। और जो क्वाटरनरी एंटी मस्करिनिक होते हैं उनके आखिरी में IUM आता है, EM तो आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाना। और एक्सप्लेनेशन आप देख लेना कि इट्रोपिनियम हैज नो CNS इफेक्ट। तो इट्रोपिनियम जो होता है इनका CNS पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये बेसिकली हम जो है रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो डिसीज होती है जैसे COPD, अस्थमा, इनमें यूज करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक कोजिंग टेकिकार्डिया, तो कौन सा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि टेकिकार्डिया शो करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ए है कि जो एट्रोपिन है ये टेकिकार्डिया शो करता है। तो आप याद रखना कि जो एट्रोपिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया में। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ब्रेडिकार्डिया में जो है हार्ट रेट जो है जब 60 से नीचे चली जाती है तो उसे ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। तब जो है एट्रोपिन का इमरजेंसी में इसे दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है। तो उसी कंडीशन को टेकिकार्डिया कहा जाता है, इसीलिए इसको इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके इसे ब्रेडिकार्डिया में यूज किया गया है। और हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि एट्रोपिन ब्लॉक्स वेगल टोन। तो जो एट्रोपिन जो है ये वेगल टोन को ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण जो है ब्रेडिकार्डिया से टेकिकार्डिया में पहुंच जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है कि ड्रग्स फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया। तो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं 3-4 बार बताया कि ये पूछा ही जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस से। ये 3-4 क्वेश्चन जो है रिपीट होते ही रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो जो माइस्थेनिया की ग्रेविस है उसमें एंड्रोफोनियम यूज करते हैं, करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। और एंड्रोफोनियम जो है शॉर्ट एक्टिंग है। और ये जो है ये लिपिड सोल्यूबल नहीं होता, ये वाटर सोल्यूबल होता है। और ये जो एंड्रोफोनियम को माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस में यूज करते हैं उस टेस्ट को जो है टेंसिनोल टेस्ट बोलते हैं। तो ये आप इसे भी याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है कि कौन सा ड्रग है जो कि डेट्रोसर मसल को जो है स्टिमुलेट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बेथेनोकोल जो है M3 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और डेट्रोसर मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है। तो जो कॉन्ट्रेक्शन है उसे स्टिमुलेट्स भी कहा जाता है। तो आप याद अच्छे से याद रखना इसको। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि बेथेनोकोल कोस ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्शन, तो ये यूरिनरी ब्लैडर के कॉन्स्ट्रिक्शन को जो है बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है यूरिन का जो आउटपुट है बॉडी से वो बढ़ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं कि ड्रग यूज्ड इन COPD मेंटेनेंस। तो कौन सा ड्रग है इनमें से जो कि COPD के मेंटेनेंस में यूज होता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड इसमें लगा नहीं है, ब्रोमाइड सॉल्ट होता है बेसिकली। तो करेक्ट आंसर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो जाएगा, जो कि हमारा एक तरीके से ये हमारा सेमी सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होता है। तो आप अच्छे से इसे याद रखिए। और हमारा इस सीरीज का आखिरी और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लॉक्स NN रिसेप्टर। तो इनमें से कौन सा जो ड्रग है जो NN रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो मैंने बताया था कि NN रिसेप्टर जो है गेंगलिया पे पाया जाता है। और गेंगलिया क्या होता है, जहाँ पे जो न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं उस जंक्शन को ही गेंगलिया कहा जाता है। तो वहीं पे ये NN रिसेप्टर होता है। और इसका करेक्ट रिसेप्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेक्सामिथोनियम। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हेक्सामिथोनियम इज ए गैंग्लियोनियल ब्रोकर। तो आई होप हमारे जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमारे
कंप्लीट हो चुके हैं। और आपको किस क्वेश्चन में कोई अगर डाउट हो किसी भी तरह का तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई होप आपको ये सीरीज़ जो है ये अच्छे से समझ में आई होगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं मानता हूँ कि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने जो है आपके बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। और आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपका 2 मिनट का और समय लेना चाहूँगा, क्योंकि अ, एक बहुत ही ज़रूरी जो एंटीडोट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में दो दो तीन तीन चार चार बार पूछे गए। तो मैं उनको बस 2 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप 2 मिनट और बने रहें तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।